दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है आपका एग्जाम क्लिज के ऑनलाइन पोर्टल में। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि रेलवे डिक्लेयर कर चुका है कि वह 15 दिसंबर से एग्ज़ाम लेने वाला है, तो आपकी उसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम सामान्य अध्ययन के फाइनेस्ट 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इसमें मैंने 4 सब्जेक्ट को शामिल किया है, जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी कवर करता है। इसमें मैंने साइंस के क्वेश्चंस को शामिल नहीं किया है, क्योंकि साइंस के जो फाइनेस्ट क्वेश्चन की सीरीज है वो मैं अलग से आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। सामान्य अध्ययन की इस सीरीज का ये पार्ट 6 है। इससे पहले के 5 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर उनको भी देख सकते हैं। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आप बिल्कुल सीरियस होकर इसको देखिए, और अगर आपने पहले से इसकी तैयारी कर रखी है तो आप इसको एज अ टेस्ट लीजिए कि इसमें कितने क्वेश्चन आपके सही हो पा रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 126, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 125 तक हम पहले के पार्ट्स में कर चुके हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन है हमारा, सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? ऑप्शन है हमारे पास लेड, सिल्वर, गोल्ड या कॉपर। तो सातवाहन के जो सिक्के थे वो मुख्यतः किस धातु के थे? वो थे शीशे के सिक्के, यानी कि लेड के। ये वो वाला शीशा नहीं है जिसमें आप चेहरा देखते हैं, ये एक धातु होती है शीशा, यानी कि लेड। और ये जो लेड है ना, शीशा, ये वाहनों से निकलने वाले धुएं में मुख्य प्रदूषक होता है। इसके अलावा देखते हैं सिल्वर और कॉपर, ये दोनों धातु के सिक्के भारत में पहले से चलते थे। और ये जो गोल्ड के सिक्के हैं, यानी कि सोने के सिक्के, तो सोने के सिक्के से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके। वो बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में रिपीट करके उनको पूछा जाता है। उन तीनों को हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है वो। सर्वप्रथम सोने के सिक्के भारत में किसने चलवाए थे? सोना हम लोग जानते तो थे, लेकिन उनके सिक्के नहीं डालते थे। तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने इंट्रोड्यूस किए थे भारत में? वो किए थे हिंद यवन शासकों ने, यानी कि जो बैक्टीरिया वाला इलाका था वहाँ के इंडो ग्रीक शासकों ने हम पर आक्रमण किया था भारत पर, और भारत में सोने के सिक्के इंट्रोड्यूस किए थे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारा, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? तो देखिए, ये वाले जो सिक्के हैं ये उतने शुद्ध नहीं थे। कहने का मतलब है इन सोने के सिक्कों के बनाने में कुछ मिलावट की गई होगी। लेकिन कुषाणों ने क्या किया, उन्होंने 24 कैरेट शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। और नेक्स्ट है हमारा, सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? तो ये वाला क्वेश्चन इन दोनों क्वेश्चन से डिफरेंट है, क्योंकि मान लीजिए इनने चलवाए होंगे 1000-2000 सिक्के, इनने भी 1000-2000 सिक्के चलवाए होंगे, लेकिन जो गुप्त शासक थे इन्होंने हजारों की संख्या में, यानी कि सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के चलवाए थे। तो तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत कन्फ्यूजिंग भी है, इसलिए आप इसको एक साथ याद रखिए। बार बार एग्जाम में यहीं से रिपीट करके पूछा जाता रहता है। और सिल्वर के सिक्कों से आप एक चीज़ याद रख सकते हैं कि भारत में जो शेरशाह सूरी ने रुपया चलवाया था, रुपया सिक्का, वो सिल्वर यानी कि चांदी का बना हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा या गोदावरी? तो इसका राइट आंसर है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है वो है गोदावरी। ये गोदावरी नदी है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है, और ये प्रायद्वीपी भारत की, प्रायद्वीपी भारत मतलब दक्षिण भारत, जो महाराष्ट्र के नीचे वाला हिस्सा है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वाला, उसको प्रायद्वीपी भारत कहते हैं। उसकी सबसे लंबी नदी ये गोदावरी है। और ये जो कृष्णा नदी है ये प्रायद्वीपी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और कावेरी को तो आप जानते ही हैं, इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। और नर्मदा ये सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी है। नेक्स्ट है हमारा, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति या राज्यसभा के प्रति? तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से, ये क्वेश्चन में क्या कहने की कोशिश की जा रही है। तो देख लीजिए, ये है लोकसभा। यहाँ पर लोकसभा का नया चुनाव होके आया है। मान लीजिए 2019 के चुनाव के परिणाम हैं, और यहाँ पर किसी पार्टी, मान लीजिए बीजेपी ने बहुत सारी सीटें जीती और ये बहुमत में आई है। कोई दूसरी पार्टी है कांग्रेस, उसके बाद सेकंड नंबर पे कुछ सीटें मिली हैं। कोई तीसरी पार्टी है AIDMK, और कोई पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, और इसके अलावा कोई पार्टी है बहुजन समाजवादी पार्टी। इसके अलावा जितनी भी पार्टियां हैं उन सभी के एक न एक सांसद इसमें एक सीट लेकर आए हैं। यहाँ पर इतनी सारी संख्या, ये 543 सीटों को रिप्रेजेंट कर रही है। वैसे पूरे 543 सदस्यों को बनाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं था, तो मैंने उसी रेशियो में बना दिया है, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। अब बात करते हैं लोकसभा में जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा सांसद होते हैं, उस पार्टी का जो नेता होता है वो बन जाता है प्रधानमंत्री।
और प्रधानमंत्री क्या करता है, अपनी ही पार्टी के कुछ सदस्यों को मंत्री बना देता है। कैसे बनाता है मंत्री, ये देखिए। मान लीजिए उसने कुछ सदस्यों को बना दिया कैबिनेट मंत्री, कुछ को बना दिया राज्य मंत्री, कुछ को बना दिया राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कुछ को बना दिया उप मंत्री। तो ये कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इन सब के बारे में हम एक वीडियो में डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है और आप समझना चाहते हैं कि राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में क्या अंतर होता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप वो वाला वीडियो जरूर देखिए। यहाँ मैं आई बटन में कॉर्नर में लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। वो वाला वीडियो देखने के बाद आपकी ये कन्फ्यूजन है राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार या कैबिनेट मंत्री में, वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग कैबिनेट मंत्री में अगर प्रधानमंत्री को शामिल कर लिया जाए तो ये बन जाता है मंत्रिमंडल, जबकि जो पूरे टोटल मंत्री हैं उनका समूह कहलाता है मंत्रिपरिषद। अब देख लीजिए, लोकसभा में इतने मंत्री हैं वो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं। मान लीजिए इतने मंत्री हैं, उनको मंत्री बना दिया प्रधानमंत्री ने। अब मान लीजिए किसी सांसद ने इसने एक क्वेश्चन पूछा सरकार से, यानी कि किसी मंत्री से, कि हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या बढ़ रही है, गंदगी की समस्या बढ़ रही है, इसका उत्तर दो कि भारत सरकार क्या कर रही है। तो उस समय जो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय का मंत्री होगा वो इसका जवाब देगा कि भारत सरकार ये वाला कार्यक्रम चला रही है जिससे इन समस्याओं से निपटा जा सके, गंदगी की समस्याओं से निपटा जा सके। तो इसने इसको जवाब दिया, यानी कि इसके क्वेश्चन के प्रति ये जवाबदेह है, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय का मंत्री। और इसी प्रकार से कोई दूसरा सांसद है, मान लीजिए ये कोई सांसद है, इनने क्वेश्चन पूछा कि भारत में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है, युवा परेशान हो रहे हैं, भारत की सरकार क्या कर रही है, युवाओं को किस तरीके से वो रोजगार देने का प्रयास कर रही है। तो उस समय का जो रोजगार एवं श्रम मंत्रालय का मंत्री होगा वो उठेगा और बोलेगा कि भारत सरकार युवाओं के लिए ये वाला प्लान ला रही है जिससे नौकरियों में बढ़ोतरी की जा सके, या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ला रही है जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जा सके। तो आप देख रहे हैं ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं सरकार से, सरकार मतलब पूरी मंत्रिपरिषद से, और ये लोग क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। ऐसा नहीं, ये लोग मना नहीं कर सकते हैं कि हमें क्या पता, हम क्या जाने, इनको जवाब देना ही पड़ेगा किसी भी सांसद के प्रश्न का। और ये सब लोग प्रश्न कहाँ पूछते हैं, तो ये प्रश्न पूछते हैं लोकसभा की बैठकों में, ऐसे ही रास्ते में चलते में नहीं पूछ लेते हैं। तो इतना समझ लीजिए कि ये जो टोटल मंत्री हैं यानी कि मंत्रिपरिषद, ये सामूहिक रूप से बाकी सांसदों के क्वेश्चंस के प्रति जिम्मेदार होते हैं, यानी कि उत्तरदायी होते हैं, इनको उत्तर देना पड़ता है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर है मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि लोकसभा के सांसदों के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के सदस्य को सांसद कहा जाता है ना। नेक्स्ट है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या था, सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया या लुम्बिनी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या था, लुम्बिनी था, ये नेपाल में पड़ता है। बोधगया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था, और कुशीनगर में उनकी मृत्यु या उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका उत्पादन बढ़ाना था। तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, खाद्यान्न फसलों का उत्पादन बढ़ाना, यानी कि गेहूं चावल का उत्पादन बढ़ाना। जो प्रथम हरित क्रांति थी उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ा था, गेहूं की फसल पे पड़ा था। और द्वितीय हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा किस पर पड़ा था, चावल की फसल पे पड़ा था। और नकदी फसलें कौन सी हैं आपकी, तो जो तंबाकू, गन्ना, चाय, कॉफ़ी है, ये सब नकदी फसलें होती हैं, यानी कि किसान इनको अपने यूज के लिए तो नहीं उगाता है, इनको बेचकर वो कैश कमा सकता है। तो ये सारी नकदी फसलें होती हैं। और दलहन फसलों में सभी टाइप की दालें आती हैं। और ज्वार बाजरा, ये ज्वार बाजरा खरीफ की फसल है। नेक्स्ट है हमारा, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी, ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन, बेबिल प्लान या कैबिनेट मिशन। उसका राइट आंसर है भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। ये बाकी जो तीन ऑप्शन हैं ये भी लगभग एक ही बात कह रहे हैं। कौन सी बात कह रहे हैं कि एक बार युद्ध खत्म हो जाए। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, 1939 से 1945 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। तो ऑगस्ट ऑफर आया था सबसे पहले अगस्त 1940 में। उसमें ये कहा गया था कि एक बार विश्व युद्ध खत्म हो जाए तो भारतीय प्रतिनिधियों को बुलाकर उनकी एक परिषद बनाई जाएगी और ये सोचा विचारा जाएगा कि भारत का संविधान किस प्रकार से बनाया जाए। तो एक तरीके से ये लालच दे रहे थे भारतीयों का, जिससे हम लोग इनके प्रलोभन में आ जाएं और प्रथम विश्व युद्ध की तरह फिर से इनको अपनी सेना दे दें, जिससे ये लोग द्वितीय विश्व युद्ध में जीत सकें। मतलब फिर से भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध लड़ने के लिए भेजने की बात कह रहे थे। क्रिप्स मिशन ने भी यही बात कही और क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने
पोस्ट डेटेड बैंक का चेक कहा था। और बेबल प्लान ये लॉर्ड बेबल लाए थे, इसमें भी सेम यही बात की गई थी कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे। आज़ाद करेंगे क्यों नहीं, यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध में इनकी बजी पड़ी है। उस समय बहुत आंदोलन भी चल रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, लोगों ने मौत से डरना छोड़ दिया था। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, भगत सिंह, कोई डर ही नहीं था उन्हें मौत का। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज थी, वो भी इनके नाक में दम किए हुई थी। तो आज़ादी तो देना था ही उनको, कौन सा उनने हम पे एहसान कर दिया। कुल मिला के परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि अंग्रेज टालना चाह रहे थे, किसी तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध पार हो, हम भारत में फिर से अपना शासन करने की सोचें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जो ब्रिटिश सैनिक थे वो द्वितीय विश्व युद्ध में इतना थक गए थे कि उन्होंने भारत में किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से एक तरीके से मना कर दिया था। ये भी एक बड़ा कारण था। फिर सबसे अंत में आता है कैबिनेट मिशन, जिसके तहत हमारी संविधान सभा बनाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, कोलकाता में, लंदन में या न्यूयॉर्क में। तो इसका राइट आंसर है इंडिया हाउस जो है वो लंदन में स्थित है। देखिए जो इंडिया हाउस था वो लंदन में एक तरीके का हॉस्टल टाइप संस्था थी एक, इसको श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनाया था। शुरुआत में ये क्या करती थी, लंदन में जो भारतीय विद्यार्थी पढ़ रहे थे, यानी कि भारत के स्टूडेंट जो लंदन पढ़ने गए थे, उनको ये स्कॉलरशिप ग्रांट करती थी इंडिया हाउस। लेकिन बाद में यही इंडिया हाउस क्रांतिकारी गतिविधियों का भी केंद्र बन गया था लंदन में। और सेम था न्यूयॉर्क, यानी कि अमेरिका में, न्यूयॉर्क में तो नहीं था, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में कौन सा था, गदर पार्टी, जिसकी स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। तो इससे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि इंडिया हाउस के संस्थापक कौन है, तो वो है श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसको आप याद रखिए, बहुत बार पूछा गया है ये। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस एजेंसी के माध्यम से वाणिज्यिक बैंक ग्राम ऋण के लिए पैसा उपलब्ध कराते हैं या पैसा देते हैं। ऑप्शन है हमारे पास सहकारी समितियां, नाबार्ड, नेफेड या रूरल बैंक। तो सहकारी समितियां तो ऐसी समितियां होती हैं जिसमें बहुत से लोग मिलकर आपस में काम करते हैं। मान लीजिए किसी के पास स्किल है तो उसके पास पैसा नहीं है, दूसरे व्यक्ति के पास पैसा है तो टैलेंट की कमी है, तो ऐसे सारे लोग मिलकर साथ में काम करते हैं तो वो कहलाती है सहकारी समिति। और सहकारी समितियों के लिए सरकार भी ऋण उपलब्ध कराती है। और नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये तो एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास से संबंधित है, तो यही वाला हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर ग्राम ऋण के लिए बात की जा रही है, यानी कि ग्रामीण विकास के लिए। और देखते हैं नेफेड क्या है। ये नाफेड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो जितने भी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं उनको आगे प्रोसेस करने की रूपरेखा बनाना, ये सब काम है किसका, नाफेड का। और नाफेड ही जो कृषि मशीनरी है, ट्रैक्टर वगैरह, उसको भी उपलब्ध कराती है ये। और ये वाला है जो रूरल बैंक, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, ग्रामीण बैंक होता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा नाबार्ड है ये। नेक्स्ट है हमारा प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। नियमों के समान संरक्षण, भाषण की स्वतंत्रता, संघ निर्माण की स्वतंत्रता और कार और सामग्री की सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर है प्रेस की जो स्वतंत्रता है वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति मतलब भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस मतलब अखबार, मीडिया, जो टीवी चैनल्स होते हैं वो कुछ भी दिखाने या बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। और भाषण की स्वतंत्रता का कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 19A है। और नियमों के समान संरक्षण, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। वैसे तो ये सारे मौलिक अधिकार ही हैं। नियमों के समान संरक्षण आर्टिकल 14 में बताया गया है। संघ निर्माण की स्वतंत्रता और कार और सामग्री की सुरक्षा, ये आर्टिकल 19 के ही पार्ट्स हैं। संघ निर्माण की स्वतंत्रता क्या होता है, इसका मतलब है बिना हथियारों के शांतिपूर्वक आप सभा कर सकते हैं। और कार और सामग्री की सुरक्षा का क्या मतलब है, इसका मतलब है आप पूरे देश में कोई भी व्यवसाय को अपना सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है हमारा सुंदरबन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। कच्छ के प्रायद्वीप में, पश्चिमी घाट में, कोकर तट पे या डेल्टाई पश्चिम बंगाल में। तो इसका राइट आंसर है सुंदरबन कहाँ पाया जाता है, सुंदरबन डेल्टा पे पाए जाते हैं। और सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, डेल्टाई वेस्ट ऑफ बंगाल में है। सुंदरबन में सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, यानी कि सुंदरी पेड़ पाए जाते हैं। उन सब पेड़ के बनों को सुंदरबन कहा जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं मैंग्रोव। इसको शुद्ध हिंदी में कहा जाता है गरान। तो क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है कभी कभी, गरान या मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि सुंदरबन से तो आप पकड़ सकते हैं कि सुंदरबन का डेल्टा है वेस्ट ऑफ बंगाल में, लेकिन गरान शब्द लिखा रहता है तो आप नहीं पकड़ पाते हैं फिर। तो इसको भी याद रखिए, जो गरान है वो मैंग्रोव को ही कहते हैं, गरान। नेक्स्ट है हमारा किस युद्ध से भारत में मुगल शासन की नींव पड़ी।
प्लासी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का युद्ध या हल्दी घाटी का युद्ध। तो पानीपत का जो युद्ध था 1526 में हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, उसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। तो उसी युद्ध के बाद भारत में मुगल शासन की नींव पड़ी थी, इसका ये वाला राइट आंसर है। और ये जो प्लासी का युद्ध है ये 1757 में हुआ था अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। तो इस वाले युद्ध को जीतने के बाद भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ गई थी। इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छी बुक है शेखर बंदोपाध्याय की, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन। आप जब हायर लेवल की तैयारी करेंगे तो आप उस बुक से होकर जरूर गुजरेंगे। उसमें माना गया है कि जो प्लासी का युद्ध है वहाँ से भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। और ये है जो तालीकोटा का युद्ध, ये हुआ था 1565 में। इस तालीकोटा के युद्ध को राक्षस तांगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। और इसी युद्ध के बाद जो विजयनगर साम्राज्य था दक्षिण भारत का, उसका डिक्लाइन या पतन हो गया था। और ये हल्दी घाटी का युद्ध है जो ये हुआ था 1576 में मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के बीच। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित बांधों और नदियों का मेल मिलाइए जिन पर भी बनाए गए हैं। यहाँ पर बांध दिए हुए हैं, यहाँ पर नदियाँ दी हुई हैं। मेल मिलाना है आपको। फरक्का, टेहरी, थीन या नागार्जुन। यहाँ पर नदियाँ दी हुई हैं, कृष्णा, रावी, गंगा या भागीरथी। मतलब कौन सा बांध किस नदी पर बना हुआ है ये आपको मिलाना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत स्कोरिंग होता है। इसका बेनिफिट ये है कि अगर इनमें से आपको एक भी पता है या दो पता है तो पूरा क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। इनमें से पूरा पता होना आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे ये फरक्का बांध है, ये पता है आपको, ये बना है गंगा नदी पर। अब देख लीजिए ए का 3 किस में है, इसमें है, इसमें है या इसमें है। तो ए का 3 किस में है, सी वाले ऑप्शन में है। केवल एक ही में है तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से केवल आपको एक पता होने पर आप सही आंसर तक आसानी से पहुंच जाते हैं। और भी देख लेते हैं। इसमें टेहरी बांध है वो बना है भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और थीन बांध है ये बना है रावी नदी पर। थीन बांध को ही रंजीत सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। और नागार्जुन सागर है वो बना है कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो उस राज्य के राज्यपाल को उसके पद की शपथ दिलाता है। और जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उसके पद की शपथ दिलाते हैं। और ये है जो लोकसभा का अध्यक्ष। इससे बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो आप याद रखिए लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपने पद की शपथ नहीं लेता है, यानी कि वो अध्यक्ष के पद की शपथ नहीं लेता है, वो सांसद के रूप में ही काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हर परीक्षा में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। तो याद रखिए आप लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है। नेक्स्ट है हमारा इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है कौन सा है। भारतीय रेलवे या भारतीय वाणिज्यिक बैंकिंग तंत्र या भारतीय विद्युत या भारतीय दूरसंचार तंत्र। तो इसका तो बेसिकली सबको पता ही होता है कि इस समय जो भारतीय रेलवे है वो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है। अब इस क्वेश्चन का ये वाला ऑप्शन कब तक सही रहता है ये तो सरकार के भरोसे ही है। मेरा मतलब समझ रहे हैं ना आप। इसका कोई भरोसा नहीं है कि ज़्यादा दिनों तक ये वाला ऑप्शन इसका सही रहे, लेकिन इस समय तो इसका यही वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था, शाहजहां ने, अकबर ने, जहांगीर ने या बाबर ने। तो मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया था अकबर ने। अब ये मनसबदारी प्रणाली होती क्या है इसको समझिए, थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे हम लोग। तो मनसबदारी प्रणाली का सीधा सीधा मतलब है किसी व्यक्ति को रैंक देना। रैंक का क्या मतलब है इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। हम पुलिस विभाग का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पुलिस विभाग में जो सबसे छोटा पद होता है उसकी ड्रेस पे कोई भी स्टार नहीं लगा हुआ होता है, वो होता है कांस्टेबल। उसके बाद आप देखिए कंधे पर एक स्टार लगा रहता है ड्रेस पे, तो वो होता है डिप्टी सब इंस्पेक्टर। उसके बाद 2 स्टार सब इंस्पेक्टर, उसके बाद 3 स्टार इंस्पेक्टर या कहीं कहीं उसको डीएसपी भी कहते हैं, अलग अलग राज्य पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से स्टार देख के हम उनकी रैंक का पता लगा लेते हैं। सेम यही किया था अकबर ने। अकबर ने रैंक को मनसब में बांटा था। मनसब का मतलब हम व्यक्ति को उसकी रैंक से पहचान लेते थे। मान लीजिए किसी को 10 का मनसब मिला हुआ है, किसी को 100 का मनसब मिला हुआ है, किसी को 1000 का मनसब मिला है। जो अधिकतम मनसब 10 से लेकर
5000 तक बटा हुआ था। यानी कि जिस व्यक्ति को हम 10 का मनसब कह के बुला रहे हैं वो सबसे छोटा है, और जिस व्यक्ति को हम 5000 का मनसब कह के बुला रहे हैं वो सबसे बड़ा पद है। तो इस तरीके से अकबर ने इस मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया था। इससे अकबर को बहुत फ़ायदा हुआ था, क्योंकि इससे जो अकबर की सेना थी वो एकदम सुव्यवस्थित रहती थी। हम मनसबदारी प्रणाली को और अच्छे तरीके से एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आया होगा कि मनसबदारी प्रणाली का मतलब और कुछ नहीं, बस किसी व्यक्ति को एक रैंक देने से है। मनसबदारी के रैंक से उस व्यक्ति की हैसियत का पता चलता है कि वो अकबर के समय में कितना बड़ा अमीर था या कितना बड़ा सेनापति था। नेक्स्ट है हमारा, एस्किमो कहाँ रहते हैं? फिनलैंड तथा नॉर्वे में, नॉर्वे तथा साइबेरिया में, साइबेरिया तथा स्वीडन में, कनाडा तथा अलास्का में। तो इसका राइट आंसर है एस्किमो रहते हैं कनाडा तथा अलास्का में। एस्किमो जो होते हैं वो मुख्य रूप से 4 जगह रहते हैं। 2 तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, कनाडा और अलास्का। इसके अलावा वो ग्रीनलैंड और रूस के साइबेरिया वाले हिस्से में पाए जाते हैं। यहाँ पर मैप दिया हुआ है उसका। ये मैप आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि ये नॉर्थ पोल को सेंटर करके बनाया गया है। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये साइबेरिया है, ये अलास्का है, ये कनाडा है। आप इस मैप को देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा एस्किमो कहाँ कहाँ रहते हैं। एस्किमो अलास्का में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, ग्रीनलैंड में रहते हैं और रूस के साइबेरिया वाले हिस्से में रहते हैं। ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पर अलास्का से ही तो जुड़ा हुआ है। और एस्किमो के अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग ग्रुप होते हैं, कहीं कहीं इनको इन्यूट कहा जाता है। और ये वाले जो हिस्से देख रहे हैं दुनिया के, ये बहुत ही बर्फीले हिस्से होते हैं। तो एस्किमो बर्फ के घरों में रहते हैं और इनके बर्फ के घरों को इग्लू कह के बुलाया जाता है। क्वेश्चन इससे भी कई बार आया है कि इग्लू जो बर्फ के घर होते हैं वो किसके होते हैं? वो होते हैं एस्किमो के। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको जरूर याद रखिए। नेक्स्ट है हमारा, भारत की सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। तो भारत का जो सबसे घना बसा हुआ राज्य है वो है आपका बिहार। उसके बाद नंबर आता है वेस्ट ऑफ बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल का। उसके बाद नंबर आता है तीसरे नंबर पे केरल का, वो यहाँ पर दिया नहीं है ऑप्शन में। चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश और 5वें नंबर पर जनघनत्व में आता है हरियाणा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, एजुकेशनल डिस्पैच 1854, मैकालेज मिनट 1835 या रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैकालेज मिनट या मैकाले आयोग। आप मिनट देख के यहाँ परेशान मत होइए, क्योंकि आप देखेंगे किसी भी मीटिंग की जो कार्रवाई है वो लिखित पेपरों में होती है, उसमें क्या परिणाम निकला। आप उस पेपर को उठा के देखेंगे तो उसकी हेडिंग होती है मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो मिनट्स देख के आप परेशान मत होइए, इसका भी मतलब मैकाले आयोग है। यहाँ पर मिनट इसको इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर अधिनियम की बात चल रही है। तो मैकाले आयोग की जो रिपोर्ट थी उसी के आधार पर निर्णय लिया गया था कि भारत में जितने भी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेज होंगे उनमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया जाएगा। ये उनकी अंग्रेजों की बहुत बड़ी चाल थी। क्यों चाल थी? क्योंकि इन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते वो बचपन से ही अंग्रेजी सीखते, फिर उन्हें अपनी भाषा यानी कि अपनी जो क्षेत्रीय भाषा थी, हिंदी, बांग्ला, मराठी, ये सब बहुत बेकार लगती उनको। तो फिर अंग्रेजी का साहित्य अच्छा लगता, और अंग्रेजी का साहित्य मिलता कहाँ से? यूरोप के लेखकों से मिलता। फिर यूरोप की जो फिलोसफी थी वो उनको अच्छी लगती, अपने जो धर्म ग्रंथ हैं, अपनी जो शिक्षा संस्कृति है वो इनके लिए बहुत बेकार हो जाती। मैकाले ने एक बार एक स्टेटमेंट दिया भी था इससे रिलेटेड कि हम ऐसे भारतीय तैयार करेंगे, यानी कि ऐसे शिक्षित भारतीय तैयार करेंगे जो शरीर और रंग से तो भारतीय होंगे लेकिन बुद्धि से यूरोपीय होंगे। तो वो अपनी कोशिश में कितना सफल हुआ ये आपको सोचना है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप बताइए उसकी सोच का हम पर कितना प्रभाव पड़ा है और वो कितना सफल हुआ है अपने इस प्रोजेक्ट में। और इसके अलावा देखते हैं हम लोग, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये लाया गया था 1773 में। ये रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट ये दोनों आपके संवैधानिक विकास से रिलेटेड हैं। इसमें हुआ क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया था और बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी को बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था? इसमें कंपनी के व्यापारिक काम और राजनीतिक कामों को अलग कर दिया गया था, क्योंकि 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज थे वो राजनीति में रुचि लेने लगे थे। इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट में
कंपनी के व्यापारिक काम और राजनीतिक कामों को अलग अलग कर दिया गया था। और ये जो एजुकेशनल डिस्पैच है 1854 में आया था, ये मुख्य रूप से विश्वविद्यालय शिक्षा से रिलेटेड था। पढ़े लिखे भारतीयों ने इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कह के बुलाया था। तो इसको आप याद रखिए, इससे पूछा जाता है क्वेश्चन कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो एजुकेशनल डिस्पैच या इसी को वुड डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? 34, 30, 26 या 31? तो उच्चतम न्यायालय में इस समय न्यायाधीश हैं 34 यानी कि 34। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले ये संख्या 31 थी। जुलाई 2019 में इसको बढ़ाकर 34 कर दिया गया है, तो आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट है हमारा, भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आरबीआई द्वारा, आईडीबीआई द्वारा, सेबी द्वारा या इरडा IRDA द्वारा? तो आरबीआई है, वो भारत की सेंट्रल बैंक है, ये नहीं करती है नियंत्रित। IDBI, इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो जितने भी उद्योग से रिलेटेड काम होते हैं, ऋण वगैरह प्रोवाइड कराना, वो सब काम करती है IDBI। और सेबी है जो, वो है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये प्रतिभूति बाजार और मुद्रा बाजार यानी कि शेयर बाजार को कंट्रोल करती है। इसके बाद नंबर आता है हमारा इरडा का, तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही है। इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि जितने भी तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, उसको ये रेगुलेट करने वाली बॉडी है। नेक्स्ट है हमारा, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र, वारंगल, कल्याणी या देवगिरी? तो आपने पढ़ा होगा देवगिरी के यादव, यानी कि यादव सम्राटों की राजधानी थी वो देवगिरी थी। और कल्याणी के चालुक्य, यानी कि चालुक्यों की राजधानी कल्याणी थी। और वारंगल, ये वारंगल नाम की जगह है, ये वर्तमान तेलंगाना वाले क्षेत्र में स्थित है। इस वारंगल पर काकतीय वंश का शासन हुआ करता था और इसी काकतीय वंश में एक रुद्रांबा देवी नाम की महिला शासका हुई थी। इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छी फिल्म बनी हुई साउथ की, उस मूवी का नाम है रुद्रांबा देवी। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उस मूवी को ज़रूर देखिए। आपको जो काकतीय वंश का इतिहास है उसमें अच्छे से पता चल जाएगा, थोड़ा उसको जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि इस तरीके के मूवीज जो होती हैं उससे हमें थोड़ा इतिहास जानने का भी मौका मिल जाता है अच्छी तरीके से। और द्वार समुद्र, ये द्वार समुद्र राजधानी थी होयसलों की। नेक्स्ट है हमारा, तंजानिया की राजधानी है, क्या है? नैरोबी, लुसाका, कंपाला या दारुस्सलाम? तो तंजानिया की राजधानी तो डोडोमा है, वो तो यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं है, फिर क्या करें? ये चारों ऑप्शन गलत हैं इसमें। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर है, तंजानिया की राजधानी दारुस्सलाम हुआ करती थी किसी समय। ये राजधानी अभी भी है वहाँ की। हालांकि नई राजधानी डोडोमा को बना लिया गया है, लेकिन पूरी तरीके से दारुस्सलाम को अभी डोडोमा में ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। तो इसका ये वाला ऑप्शन भी सही है। और नैरोबी जो राजधानी है वो है केन्या की, लुसाका जाम्बिया की राजधानी है, कंपाला युगांडा की राजधानी है। नेक्स्ट है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के उपाध्यक्ष को या संसदीय कार्य मंत्री को? तो इसका जो राइट आंसर है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और लोकसभा के उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री किसे देते हैं इस्तीफा? भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसे देता है इस्तीफा? भारत के उपराष्ट्रपति को देता है। और संसदीय कार्य मंत्री किसे देते हैं इस्तीफा? बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये तो। संसदीय कार्य मंत्री किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे ये लोग। नेक्स्ट है हमारा, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या तीस्ता? तो तिब्बत में जिस नदी को सांगपो कहा जाता है वो है ब्रह्मपुत्र। और ये जो तीस्ता है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये असम पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में बहती हुई बांग्लादेश में आकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। और गंगा, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, भारत की सबसे लंबी नदी है ये। और सिंधु, ये मुख्य रूप से पाकिस्तान की नदी है। भारत में तो केवल ये लेह से होकर थोड़ा सा गुजरती है, लेकिन इसकी जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज, झेलम, चुनाव, रावी, सतलज, ब्यास, वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट है हमारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर रहते हैं? 65 वर्ष तक, 60 वर्ष तक, 62 वर्ष तक या 58 वर्ष तक? उसका राइट आंसर है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
या अन्य न्यायाधीश कोई भी हो 65 वर्ष तक आयु पर रहेंगे। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर उनका कार्यकाल नहीं होता है, यानी कि कहने का मतलब है जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हों या अन्य न्यायाधीश, उनका कार्यकाल नहीं होता है कि वो 6 साल 5 साल 4 साल 3 साल कितने साल तक काम करेंगे। उनके लिए बस एक ही लिमिट है कि वो 65 साल के हो गए तभी रिटायर्ड होंगे। बेसिकली होता यही है कि वो 62 या 63 या 64 साल की उम्र में ही मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, केवल 1-2 साल काम करने के बाद ही वो रिटायर हो जाते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप 62 वर्ष, ये हाई कोर्ट के लिए निर्धारित किया गया है कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो 62 वर्ष तक काम कर सकते हैं। तो ये थे इस पार्ट के 25 क्वेश्चन। आई होप आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे, अच्छे से समझ में भी आए होंगे सारे क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, और आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं, आप हमें किसी तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट यही होगा कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और इसे लाइक कर दीजिए। और इसी तरीके से हम डेली इस सीरीज़ का एक सेट करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो अब तक मिलता रहे। तो आप पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को इम्प्रूव करते रहिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।